हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मेमोरी के स्ट्रक्चर को देखा था कि कंप्यूटर की मेमोरी कौन कौन सी होती है और कितने प्रकार की होती है। अब हम डिफिनीशन देखते हैं। मेमोरी एक यूनिट है जो यूज़र के द्वारा प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है या डेटा इन्फॉर्मेशन को 0-1 में स्टोर करता है, परंतु आउटपुट हाई लेवल लैंग्वेज में देता है। इसका मतलब ये हुआ जो मेमोरी है वो एक यूनिट है और ये यूज़र के डेटा, प्रोग्राम या जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको स्टोर करने का वर्क करती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो कंप्यूटर है मशीन लैंग्वेज यानी कि 0-1 बाइनरी लैंग्वेज में वर्क करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है। तो वो जब हम मेमोरी जो है तो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है जो हम लोग समझते हैं जिस लैंग्वेज को, तो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में इनपुट देते हैं। उसके बाद मेमोरी जो है तो कंप्यूटर को वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है मेमोरी, और कंप्यूटर में उस एक्सेस होता है, सीपीयू में प्रोसेस होती है, उसके बाद वो हमें आउटपुट देता है हाई लेवल लैंग्वेज में ही। अब देखते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है तो प्राइमरी मेमोरी के नेम भी हैं। पहला है मेन मेमोरी, दूसरा है इंटरनल, तीसरा टेम्परेरी मेमोरी, चौथा वोलेटाइल मेमोरी और एक लग्जरी मेमोरी। मेमोरी के कई नाम हैं। प्राइमरी मेमोरी के ये नाम है कि इसे मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनल मेमोरी के भी नाम से जाना जाता है, वोलेटाइल, टेम्परेरी। अब ये जो मेमोरी है ये मेमोरी इनपुट प्रोसेस आउटपुट कॉन्सेप्ट पर वर्क करती है। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसे किसने दिया था? चार्ल्स बेबेज, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। अब ये इस प्रोसेस पर कैसे वर्क करती है? जैसे हम सबको कोई भी चीज़ याद रखने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए ब्रेन को स्मृति की ज़रूरत होती है, ऐसे ही कंप्यूटर में कोई भी काम करने के लिए हमें उसमें मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि कंप्यूटर को चलने के में स्टार्ट होने के लिए भी प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जो एप्लीकेशन होते हैं, वो सब चलते हैं, तो वो सब कहाँ स्टोर रहते हैं? वो प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर रहते हैं, जिसके कारण हमारा कंप्यूटर चलता है। और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है मैंने कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इसका मतलब ये है कि हमारी कंप्यूटर में जब भी हम कोई डेटा इनपुट करते हैं तो वो पहले प्राइमरी मेमोरी में जाता है, फिर वो प्रोसेस होता है और आउटपुट जो हमें मिलता है वो भी पहले प्राइमरी मेमोरी में ही प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें आउटपुट मॉनिटर पर दिखाई देता है। और प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? बिजली बंद होने पर डेटा नष्ट हो जाता है, जिसके कारण इसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। यानी कि बिजली बंद होने पर डेटा नष्ट होने का मतलब क्या है कि सपोज़ कीजिए आप MS वर्ड पर काम कर रहे हैं, कोई सीट या एक्सेल पर कोई सीट बना रहे हैं, और अगर आपने उसे सेव नहीं किया, अगर आप उसे सेव कर देंगे तो वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में चली जाएगी। लेकिन अगर आप उसे सेव नहीं कर रहे हैं और आपकी लाइट चली गई है तो वो प्राइमरी मेमोरी में ही रहता है और वो डेटा नष्ट हो जाता है, यानी कि वो फाइल डिलीट हो जाती है अपने आप। उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी जो है लो होती है और प्राइमरी मेमोरी जो है एक्सपेंसिव होती है, और डेटा परमानेंट स्टोर नहीं होता है। डेटा परमानेंट स्टोर नहीं होता इसीलिए तो ये फास्ट काम करती है, स्पीड से वर्क करती है। और परमानेंट स्टोर डेटा नहीं करती का मतलब यही है कि लाइट चली जाती है तो इसमें डेटा नष्ट हो जाता है, इसमें परमानेंट डेटा स्टोर नहीं होता है, इसीलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। अब देखते हैं कि एडवांटेज क्या है प्राइमरी मेमोरी की। तो पहला, बहुत फास्ट होती है, यानी कि स्पीड से वर्क करती है। दूसरा, सीपीयू से सीधे एक्सेस की जाती है। सीपीयू से सीधे एक्सेस की जाती है का मतलब यहाँ पर ये है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो हमारे सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर का ब्रेन जो है सीपीयू है, और सीपीयू वर्क कैसे करता है? जब उस प्राइमरी मेमोरी के कारण, क्योंकि जो कुछ भी हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो भी होते हैं तो वो मेमोरी में ही स्टोर होते हैं, और मेमोरी में स्टोर होने के बाद सीपीयू के कारण वो वर्क होता है। तो इसका मतलब यही है कि जो ये प्राइमरी मेमोरी होती है ये सीपीयू से सीधे एक्सेस होती है, यानी कि सीधे डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है। तीसरा है, इसका उपयोग आसान है। उसके बाद डिसएडवांटेज देखते हैं। कॉस्टली है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में कॉस्टली होती है, और बनना मुश्किल है ख़राब होने पर, यानी कि अगर प्राइमरी मेमोरी ख़राब हो जाती है तो उसे बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि बन जाती है बट बहुत अच्छे से नहीं बन पाती है, और मदरबोर्ड भी कभी कभी ख़राब कर देती है।
अब जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो दो तरह की होती है। पहली कौन सी है, रैम, और दूसरी रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। हम पहले रैंडम एक्सेस मेमोरी देखेंगे क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने पहला नोट लिखा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि इसका नाम हो गया। दूसरा वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि परमानेंट डेटा नो स्टोर। जो रैम होती है, तो प्राइमरी मेमोरी में जो रैम होती है उसी में हमारा डेटा जो है प्रोसेस होता है, वर्क करता है। तो इसमें डेटा जो है परमानेंट स्टोर नहीं होता है। इसमें डेटा तब तक रहता है जब तक हम वर्क करते हैं, और डेटा को प्रोसेस कराने का वर्क करती है। क्या, रैम जो है डेटा को प्रोसेस करने का, यानी कि वर्क करने का। जब हम इनपुट देते हैं तो जो प्रोसेस होती है वो हमारी रैम में होती है। उसके बाद रैम क्या है, उसके बाद जो रैम है वो दो तरह की होती है। पहला एस रैम, दूसरा डी रैम। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे इजीली समझ में आएगा कि प्राइमरी मेमोरी, अभी हम लोग रैम पढ़ रहे थे, अब हम रैम के टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, प्राइमरी मेमोरी मैंने बताया, मेमोरी बताया, रैम रोम दो टाइप बताए। अभी हम रैम पढ़ रहे हैं और रैम के दो टाइप पढ़ रहे हैं। कौन सा, एस रैम और डी रैम। और एस रैम डी रैम का एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब स्टैटिक रैम देखते हैं, यानी कि ये वाली फर्स्ट। इसमें डेटा को ट्रांजिस्टर में स्टोर किया जाता है। यह फिक्स मेमोरी होती है। स्पीड फास्ट होती है, कॉस्टली होता है, लो डेंसिटी की होती है। ये इसके पॉइंट्स हैं एस रैम के। इसमें क्या होता है, डेटा जो है ट्रांजिस्टर में स्टोर किया जाता है, और इसमें इसकी जो स्पीड होती है, मतलब यानी कि क्योंकि इसमें इसकी स्पीड क्यों अधिक होती है, क्योंकि इसमें डेटा जो है स्टोर परमानेंट नहीं होता है, जिसके कारण ये फ्री रहती है और रिफ्रेश करने की बार बार ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो है हमारी फास्ट स्पीड से वर्क करती है, और थोड़ा कॉस्टली भी है, यानी कि महंगी होती है, और इसकी डेंसिटी जो है वो लो होती है। निरंतर पावर सप्लाई होता है, इसलिए इसे रिफ्रेश नहीं करना होता, मैं पहले बता चुकी हूँ। इसका निर्माण ट्रांजिस्टर व लैच से होता है। यह सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो प्रत्येक बिट को स्टोर करने के लिए बिस्टेबल लैचिंग सर्किटरी का उपयोग करती है। ओके, अब हम देखते हैं एस रैम हो गया हमारा। अब हम देखते हैं डी रैम क्या होती है। अभी यहाँ पे मैंने कुछ एस रैम के और पॉइंट्स लिखे हैं, इसे भी देख लेते हैं। एस रैम की तुलना में अपेक्षाकृत तेज है। ये लेस पावर कंज्यूम करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा कम लगती है इसमें। इसका उपयोग सीपीयू में कैशे मेमोरी के रूप में किया जाता है। कैशे मेमोरी में पढ़ाऊंगी, अभी मैंने बताया नहीं है। इसके बाद इसमें डेटा स्टोर 6 ट्रांजिस्टर मेमोरी सेल का उपयोग करके किया जाता है। अब देखते हैं डी रैम क्या होती है। 1 सेकंड में 1000 बार रिफ्रेश होती है डी रैम जो होती है। डी रैम का फुल फॉर्म क्या है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो डी रैम है वो 1 सेकंड में 1000 बार रिफ्रेश होती है। दूसरा क्या है, इसकी स्पीड लो होती है। किसकी तुलना में, एस रैम की तुलना में डी रैम की स्पीड जो है वो स्लो होती है। इसका निर्माण कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से होता है, तथा इसमें डेटा स्टोर कैपेसिटर में होता है। डी रैम में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, और कहाँ स्टोर कर सकते हैं, कैपेसिटर में। उसके बाद डी रैम का यूज मेन मेमोरी के रूप में किया जाता है। ये डी रैम हो गई।